40। तो हम कोशिश करते हैं आज लेक्चर जो है 2 घंटे का ना हो, उससे कम ही हो। और IAS 38 का एक सवाल करेंगे क्योंकि जो आज पढ़ें उसका कल पिछले पढ़े हुए से और कल आने वाले पढ़े हुए से ताल्लुक़ ना हो, ताकि हम वो जो IAS 12 का सवाल करे थे वो कल उसी तरह नॉर्मल तरीके से क्लास में रिज्यूम करें। ये एक सवाल है, माजरत के साथ बुक में नहीं है, नोट्स में अपलोड कर दिया गया है। नोट्स डाउनलोड कर लें या फिर सिर्फ इतने पोर्शन की फ़िलहाल जो है वो अम्मी या अब्बू का मोबाइल लेके आएँ, उससे ज़रा तस्वीर खींच लें। इतने से पोर्शन की तस्वीर खींच के साथ साथ जो है वो इसको देखते रहें किसी दूसरे के मोबाइल पे, ताकि क्वेश्चन जो आपके पास मौजूद नहीं है उसकी कमी पूरी हो जाए, जैसे लोग डिफिशिएंसी पूरी करते हैं विटामिन की। अच्छा जी, ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ट्यूलिप लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 शो द फॉलोइंग अमाउंट्स: टोटल एसेट्स, टोटल लाइबिलिटीज, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। While reviewing the draft financial statements, following matters have been required. Determine the revised amounts of assets, determine the revised amounts of liabilities, and determine the revised amount of profit after incorporating the above adjustments, अगर ज़रूरत पड़े। अब मेरा सवाल आपसे ये है, इस तरह का कोई सवाल FAR 1 के अंदर कभी आया है कि एसेट्स लाइबिलिटीज दी हों और उसमें गलतियाँ सही करनी हो? आया है, करेक्शन ऑफ एरर्स। चलें ठीक है। तो अब ये जो नीचे डेटा दिया गया है, इस बेस के ऊपर हम जो है वो पहले उसको देखते हैं, फिर मैं ऊपर टोटल एसेट्स वगैरह बाद में देखता हूँ। तो ये जी एडजस्टमेंट है IAS 38 की। TL कमेंस डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट ऑन यकम जनवरी 2017। डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है जी साल के पहले दिन। फॉलोइंग डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट हैव बीन इनकर्ड अप टू लॉन्चिंग डेट ऑन यकम अक्टूबर 2017। लॉन्चिंग डेट तक आपने ये खर्चा कर दिया है। अब सवाल ये राइज होगा कि जी डेवलपमेंट स्टार्ट कब हुई? तो जी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई यकम जनवरी 17, डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। लॉन्च कब हुई? लॉन्च यकम अक्टूबर 17 लॉन्च हो गई। लॉन्च का मतलब है अब चीज़ें बनने लगी होंगी फैक्ट्री में और बाजार में बिकने लग गई होंगी। भाई पानी ला दो। ये लाइन ज़रा मैं इग्नोर कर रहा हूं। स्टाफ को आपने सैलरीज पे की हैं, जाहिर बात है लैब है तो साइंसदानों को तनख्वाहें पे की हैं। अच्छा वैसे काम चला कितना अरसा है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितना अरसा काम चला है? नहीं रहने दो, एंड पे रख दो, छोड़ो परे। कितना अरसा काम चला है? 9 मंथ्स काम चला है। अच्छा जी, स्टाफ को सैलरी पे की है, इक्विपमेंट बाय किया है हैविंग अ लाइफ ऑफ 5 years, कंज्यूमेबल्स बाय किए हैं। कंज्यूमेबल्स होते हैं फैक्ट्री के अंदर, नहीं लैब के अंदर, जहां साइंसदान बैठे होते हैं, वो कोई चीज़ें वगैरह मिक्स करके देखते हैं कि चीज़ सही बन रही है या नहीं, इसे कंज्यूमेबल्स कहते हैं। तो कंज्यूमेबल्स लैब के अंदर यूज होने वाला मटेरियल होता है। इसके बाद कंसल्टेंट को हायर किया, उसकी फीस पे किया। द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल वर मेट ऑन यकम मार्च 17। रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया का पूरा हुआ यकम मार्च 17। रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया यानी 6 क्राइटेरिया का पूरा हुआ यकम मार्च 17। अच्छा बताएं, जनवरी फरवरी में कौन सी वाली डेवलपमेंट चली? अच्छी वाली, बुरी वाली? बुरी वाली। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में कौन सी वाली डेवलपमेंट चली? अच्छी वाली। तो इस फेज को, तो 2 महीने की फेज है, हम क्या कर देंगे? एक्सपेंस। और ये जो 7 महीने की फेज है इसको कैपिटलाइज कर देंगे। ऑल कॉस्ट हैव बीन इनकर्ड इवनली ड्यूरिंग द पीरियड। इवनली का मतलब ये होता है कि अगर 2 महीने में खर्चा 14 रुपए हुआ तो 1 महीने में 7 रुपए। अगर 9 महीने में खर्चा 9 रुपए हुआ तो 1 महीने में 1 रुपया। इसका मतलब ये होता है ऑल कॉस्ट हैव बीन इनकर्ड इवनली ड्यूरिंग द पीरियड एक्सेप्ट इक्विपमेंट विच इज परचेज्ड ऑन यकम जनवरी 17 फॉर दिस प्रोडक्ट। ये जो इक्विपमेंट है ना, ये तो नहीं थोड़ा थोड़ा करके खरीदा जाता, ये तो आप जाते हैं और जाके कीबोर्ड की तरह खरीद के ले आते हैं। तो स्टाफ सैलरीज थोड़ी थोड़ी करके दी जाती हैं। तो ये जो स्टाफ सैलरीज हैं, कंज्यूमेबल्स हैं
और कंसल्टेंट फी है, इनका टोटल कितना बन रहा है? 332। ये स्टाफ सैलरीज कब से कब तक पे हुई होंगी? मैंने कहा था IS 38 में सबसे क्रिटिकल कॉन्सेप्ट ये होता है कि किस दिन लैब बंद हुई। वो जरा देख के बता दें किस दिन लैब बंद हुई? 1 अक्टूबर को। उसके बाद से स्टाफ को सैलरी देनी बंद कर दी होगी। लैब खुली कब? 1 जनवरी को। और साइंसदानों ने हिप हुर्रे के नारे कब मारे? 1 मार्च को। 1 मार्च से अच्छी वाली डेवलपमेंट शुरू हो गई। अब मुझे यह बता दें कि साइंसदान लैब में आए किस दिन? 1 जनवरी को। लैब बंद किस दिन हो गई, ताला लगा दिया? 1 अक्टूबर को। 9 महीने उनको तनख्वाहें दी होंगी, 9 महीने उन्होंने मटेरियल इस्तेमाल किया होगा, 9 महीने किसी कंसल्टेंट को उनके ऊपर रखा होगा कि ये उनको सुपरवाइज करे। ऑल कॉस्ट्स, ये भी ऑल कॉस्ट हैव बीन इनकर्ड इवनली ड्यूरिंग द पीरियड एक्सेप्ट इक्विपमेंट विच वॉज परचेज स्पेसिफिकली ऑन 1 जनवरी 17। इक्विपमेंट खरीदा गया 1 जनवरी 17 को, और नीचे बताया गया एस्टिमेटेड लाइफ है प्रोडक्ट की 10 साल। इन इंटेंजिबल को 10 साल के ऊपर अमोर्टाइज करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमने क्लास में सीखी थी, इस 332 को किस फिगर पे डिवाइड करूं तो 1 महीने का खर्चा निकल आए? एक्सेलेंट भाई, ये बात अगर आपने पकड़ ली है ना तो ये मेन बात है। इसको 12 से डिवाइड नहीं करना। ये कोई ऐसी क्लास नहीं है जिसके अंदर हम ये एसेट्स ऐसे इंटेंजिबल होके हमेशा ही 12 से डिवाइड करना है। ना 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 ना, इंटेंजिबल्स पे जो खर्चा होगा उनके बनाने पर वो जरूरी नहीं पूरा साल स्प्रेड हो। व्हेन लैब ओपन 1 जनवरी, व्हेन लैब क्लोज्ड 1 अक्टूबर। कितने महीने खर्चा होता रहा? 9 महीने। इसको अगर मैं 9 से डिवाइड करूंगा और जनवरी फरवरी यानी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये एक्सपेंस में चला जाएगा और बाकी कैपिटलाइज हो जाएगा। तो पकड़े जी, 30, 90 और 212 ओरिजिनल एंट्री। पहला सफा छोड़ दें, दूसरे से वर्किंग शुरू कर दें। इक्विपमेंट की तरफ मैं आता हूं वन बाय वन। एक्सपेंस, और इंटेंजिबल। ऑल कॉस्ट हैव बीन इनकर्ड इवनली एक्सेप्ट इक्विपमेंट। तो 30, 90, 212 इस 332। 332 की कैलकुलेशन पेपर में शो कर दीजिएगा उससे कहीं छोटा सा करके। मैं बस 332 से शुरू कर रहा हूं। 332 इंटू एक्सेलेंट इंटू 2/9 और 332 इंटू 7/9। जी बोले। 74, 58। अब कुछ लोगों ने सैलरी एक्सपेंस डेबिट किया था, अभी मैं नजर मार रहा था, कोई मसला नहीं, बस एक्सपेंस डेबिट करना है। ये पता होना चाहिए P&L में क्या जाएगा, बैलेंस शीट में क्या जाएगा। और इकट्ठे एंट्री करने का फायदा यह है कि जरा टाइम सेव हो जाएगा। जिनको खर्चे में डालना है उनको खर्चे में डाल दें, जिनको कैपिटलाइज करना है उनको कैपिटलाइज कर दें। सबको अलग अलग क्रिया था, काफी टाइम लग गया होगा फिर। चलें नेक्स्ट, ये आगे चलें। सारे खर्चों को पकड़ के 2 महीने के खर्चे में डाल दिया और बाकी जिनको कैपिटलाइज करना था उनको कैपिटलाइज कर दिया। अब पीछे क्या बच गया? इक्विपमेंट। लाइफ को डिसरिगार्ड करें, कॉस्ट बताएं। 360। पीपीई डेबिट, इक्विपमेंट डेबिट। इक्विपमेंट ही करें। पीपी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए लफ्ज यूज होता है, जनरल एंट्रीज के लिए तो इक्विपमेंट का लफ्ज ही बेहतर है। इक्विपमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। अमाउंट 360। अब
पूरे सवाल का ना एक इमेज जहन में लाएं। एक लैब सोचें, लैब, उस लैब के अंदर 2 महीने की तनख्वाहें साइंसदानों की, कंसल्टेंट फी और मटेरियल को खर्चे में डाल दिया। उस लैब के अंदर 7 महीने के खर्चों को कैपिटलाइज कर दिया। इक्विपमेंट की कहानी अलग है, उसको अब हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। इक्विपमेंट की अब दो चीजें रहेगी बस, इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन और इंटेंजिबल की डेप्रिसिएशन, 2 एंट्रीज रहेगी हमारी। अब मुझे बताएं इक्विपमेंट जो इस्तेमाल हुआ है हमारा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इक्विपमेंट जनवरी फरवरी कहां इस्तेमाल हुआ है? बोरीवली डेवलपमेंट में। ठीक है, अभी मैं वो जो हम कलर चूज करते थे उन चक्रों में नहीं पड़ा। जनवरी फरवरी कहां इस्तेमाल हुआ है? बोरीवली डेवलपमेंट में। और मार्च से लेकर जल्दी जल्दी कहां तक? यकम अक्टूबर तक किस मकसद के लिए इस्तेमाल हुआ है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में लैब बंद पड़ी रही है, तो इक्विपमेंट वहां आइडल पड़ा रहा, किसी काम नहीं आया। आप बताएं, हाँ डेप्रिसिएशन होगी। आप बताएं इक्विपमेंट की 1, 2, 3, 4, 5 महीने की डेप्रिसिएशन को कहां डालें? P&L में, एक्सपेंस में। और इक्विपमेंट अपनी वैल्यू लूज करके एक इंटेंजिबल बनाने में हेल्प कर रहे हैं, तो इक्विपमेंट की 7 महीने की डेप्रिसिएशन को कहां डालें? मार्च से लेकर सितंबर तक की। तो मार्च से लेकर सितंबर तक वाली को कैपिटलाइज कर दें। जब मैं इक्विपमेंट की कॉस्ट को डिवाइड करूंगा ना 5 से, तो वो एग्जैक्ट 12 महीने की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ इज 1 ईयर डेप्रिसिएशन। जब मैं कॉस्ट को डिवाइड करूंगा लाइफ से, तो एग्जैक्ट 12 महीने की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। उस 12 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, वो मैं डाल दूंगा खर्चे में, और 7 से मल्टीप्लाई करके इंटेंजिबल। और क्लास में मिसाल वो की थी कि कॉलेज वालों ने जनरेटर इस्तेमाल किया ऊपर एक कैंटीन की बिल्डिंग बनाने के लिए। तो एक एसेट अगर दूसरे एसेट में इस्तेमाल हो रहा हो, तो फिर उसकी डेप्रिसिएशन में नहीं डाली जाती, बल्कि उसको दूसरे एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज किया जाता है। इसमें एक काम जिंदगी में आपने याद रखना है, पहले ना अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है उसकी फिगर निकालनी है। लेकिन मैं किसी वजह से ना अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं लिख रहा, मैं पीपी लिख रहा हूं, क्योंकि अभी मैं आपको थोड़ी देर में इसकी वजह बता देता हूं कि मैं एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे क्यों बना रहा हूं। द रीजन इसके उसने वैसे जनरल एंट्रीज मांगी नहीं हुई, तो ये चीज मुझे जरा हेल्प आउट कर देगी। तो पीपी क्रेडिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, ये वो एंट्री थी जो बचपन में इंट्रो के टीचर पढ़ाते थे। लेकिन इंट्रो के टीचर इस तरह पढ़ाते थे, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एसेट अपनी वैल्यू लूज कर रहा है। बट दैट एसेट यू नो इज माय इक्विपमेंट। तो डेप्रिसिएशन डेबिट, इक्विपमेंट क्रेडिट। अब ये असल में अकमुलेटेड अकाउंट की जगह मैं क्रेडिट कर रहा हूं टू सेव माई टाइम फॉर समथिंग। कॉस्ट पकड़ें, बल्कि इसको छोड़ें, नीचे कैलकुलेशन करें आराम से। कॉस्ट इज 360, लाइफ 5, ये 360 लाइफ 5। अच्छा, खरीदा कब था वैसे? हाँ, ये कम जनवरी को खरीदा था। आप बता दें एक साल की डेप्रिसिएशन 72। इसका जनवरी, फरवरी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 72 डिवाइडेड बाय 5 कहां से आ गया मेरे भाई प्लीज? 72 डिवाइडेड बाय 12, ये 72 12 महीने का है। तो बताओ 5 महीने का कितना है? 30। बाकी बैलेंसिंग भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैं प्रॉपर तरीके से निकाल रहा हूं। कैपिटलाइज कितना करना है? 72 डिवाइडेड बाय 12 ज़रब 7 महीने, 42। ये कौन सी वाली फेज है?
मार्च से सितंबर वाली, जिसको हम कहेंगे अच्छी वाली डेवलपमेंट। ये क्या थी? बुरी वाली डेवलपमेंट। और ये सवाल साइलेंट था, लैब बंद पड़ी रही थी। हाँ जी, इंटेंजिबल को इंशाल्लाह 1 अक्टूबर से ऑनवर्ड्स अमोटाइज करेंगे। जब तक इंटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस है तब तक अमोटाइज नहीं होगा। वर्क इन प्रोग्रेस का लफ्ज लगा दो। अगर आपने इन दोनों जगह वर्क इन प्रोग्रेस का लफ्ज लगाना है लगा दो। फिर इसके बाद ये करना कि इंटेंजिबल डेबिट और वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट, इन दोनों को जमा करके। जनवरी, फरवरी और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को खर्चे में डाल दिया और मार्च से सितंबर की अच्छी वाली डेवलपमेंट फेज को कैपिटलाइज कर दिया। जी, मार्च से सितंबर। इसको मैंने 12 से इसलिए डिवाइड किया है कि एसेट तो पूरा साल हमारे पास रहा है ना डेप्रिशिएट, लैब तो बंद हो गई थी सितंबर के एंड पे, तो इसलिए उनको मैंने 9 से डिवाइड किया था। अब इंटेंजिबल की कॉस्ट, इंटेंजिबल की कॉस्ट 258 प्लस 42 300। इंटेंजिबल की लाइफ, द लाइफ ऑफ इंटेंजिबल इज 10 years। न्यू प्रोडक्ट, न्यू डिजाइन, न्यू फॉर्मूला, तो इस टाइप की चीज होगी। जब मैं 10 से डिवाइड करूंगा इंटेंजिबल की कॉस्ट को, तो क्या आ जाएगी मेरे पास? 1 साल की अमोर्टाइजेशन। मैंने लैब कब बंद करके प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? 1 अक्टूबर को। तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये वाला अरसा कौन सा होगा? अमोर्टाइजेशन का। और अब मैं वो चीजें इस्तेमाल करने लगा हूं जो मैं क्लास में करता था। क्लास में हम अच्छी वाली डेवलपमेंट को ग्रीन सिग्नल देते थे शायद, और बुरी वाली डेवलपमेंट को हम जो है वो रेड सिग्नल देते थे, और अमोर्टाइजेशन को हम स्काई ब्लू के नाम से हाईलाइट करते थे कि अब ये प्रोडक्ट लॉन्च हो गई है और इसको फैक्ट्री को दे दिया जाए। तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमने IAS 38 में यही डिस्कशन की थी। बस ये शायद कोई एक डायग्राम मिली है। येलो रिसर्च के लिए यूज करते थे, ग्रीन अच्छी वाली डेवलपमेंट के लिए। अब एक दफा ना बस तसल्ली से सवाल दोबारा पढ़ लें, मेरी तरफ से ओरिजिनल एंट्रीज खत्म हो गई हैं। टीएल ने एक नई प्रोडक्ट की डेवलपमेंट शुरू की है 1 जनवरी को, और उसके लिए उसने ये खर्चे किए हैं 1 अक्टूबर तक। 9 महीने लैब खुली रही। साइंसदानों को तनख्वाहें, कंज्यूमेबल, कंसल्टेंट, 9 महीने का खर्चा है। रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया कहीं मिड में जाके 1 मार्च को पूरा हुआ था। इट मींस फरवरी मार्च में रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया पूरा नहीं था, तो इसको डिवाइडेड बाय 9 ज़रब 2 कर दिया और डिवाइड बाय 9 ज़रब 7 कर दिया। इक्विपमेंट इस्तेमाल हुआ पूरा साल, तो इसको डिवाइड बाय 5 करके 12 महीने की डेप्शन निकल आई। 12 में से 7 महीने की डेप्शन को कैपिटलाइज कर दिया इंटेंजिबल में, और 2 महीने की बुरी वाली डेवलपमेंट फेज को जब एक्सपेंस में डालते हैं तो उसकी अमोर्टाइजेशन को भी एक्सपेंस में, डेप्रिसिएशन को भी इंटेंजिबल की जो सॉरी इक्विपमेंट है उसको एक्सपेंस में डालेंगे। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को भी कहां डाल दिया? इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन को P&L में। अब सवाल के अंदर ओरिजिनल एंट्रीज पोस्ट हो गई। अब अगला चैलेंज सवाल में यह होगा कि रॉन्ग एंट्रीज क्या हुई हैं। पहले आखिरी एंट्री करवा दें। 300 डिवाइड बाय 10, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3/12, 7.58 आ रही है, नहीं 1 आती है मेरे ख्याल से।
7.5 है। अच्छा जी, एंट्री अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, नहीं अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन रहने दे, इनटेंजिबल का लफ्ज़ यूज करें। अभी मैं बताता हूं क्यों। हालांकि इन दोनों जगह अगर पेपर में खाली एंट्रीज मांगी होती ना तो मैं अकोमोलेटेड डिप्रिसिएशन और अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन ही लिखता, लेकिन फिलहाल मैंने आसानी के लिए एसेट अकाउंट को बुक वैल्यू पे मेंटेन कर लिया। अच्छा, एक बात शायद आपने FAR 1 के अंदर पढ़ी हो कि एक बात आपने FAR 1 के अंदर पढ़ी हो कि कभी भी कैश की एंट्री अकाउंटेंट नहीं भूलता, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व हो रहा है उसकी एंट्री अकाउंटेंट भूलता नहीं। जब कैश दे दिया तो बस ठीक है, एंट्री होगी। अब ये वाला जो 360 है और ये वाला जो 332 है, ये वैसे फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन बात कर रहा हूं, ये टोटल बन रहा है 692, 692। इस 692 से इसने कैश मस्ट क्रेडिट किया होगा, ये बात तो हमेशा याद रखिएगा। अब ना एडजस्टमेंट्स में चैलेंज ये हुआ करेगा कि ओरिजिनल फिगर्स को अलग पकड़ना और अकाउंटेंट की गलती को अलग पकड़ना। ये जो दो लाइनें मैंने काली पट्टी में डाली हुई थी, इनकी अंग्रेजी जरा पढ़ के देखें। इसको आपने हाइलाइटर से हाईलाइट करना है कि क्या ये कुछ ऐसी बात बता रहा है जो ओरिजिनली फैक्ट है, हकीकत है, या ये कुछ ऐसी अंग्रेजी यूज कर रहे जिससे वो बताना चाह रहे कि हमारा अकाउंटेंट क्या कर चुका है। इसके अलावा जो सवाल में डेटा ना, येलो के अलावा, इसे मैं कहूंगा फैक्चुअल डेटा, हकीकत, यानी क्या हुआ, सवाल ने वो बताया। येलो लाइन कैसे पेपर में पता चला करेगी, इसका भी आज हिंट सुन लें। येलो लाइन है अकाउंटेंट की रॉन्ग एंट्री, उसका हिंट ये हुआ करेगा कि सवाल लिखा करेगा कैपिटलाइज्ड, हैज बीन अमोर्टाइज्ड, डेबिटेड इन फला अकाउंट, क्रेडिटेड इन फला अकाउंट, the entry has not been done, the entry has been passed as follows। ये कोई 6-7 मैंने लफ्ज बोले हैं। इस तरह के लफ्ज आने वाले दिनों में हमें नजर आया करेंगे, जिस तरह आपको FAR 1 में भी नजर आते थे। इनका मतलब होता है अकाउंटेंट की गई एंट्री आपको बता रहे हैं। अब अकाउंटेंट की एंट्री बताएं। फॉलोइंग कॉस्ट हैव बीन इनकर्ड एंड हैव बीन कैपिटलाइज्ड एज इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट। उसने सारे के सारे को कहां डाल दिए, इंटेंजिबल। फॉलोइंग हैव बीन कैपिटलाइज्ड एंड इंटेंजिबल, इसमें तो पीपी भी पड़ा हुआ था। अब ये ना कहेगा मेरी अकल करिए, पीपी को तो पीपी में ही डाला होगा। भाई अकल तो छोड़े ना, सवाल को देखना है। फॉलोइंग हैव बीन कैपिटलाइज्ड एंड इंटेंजिबल, ये वर्किंग मैंने लिखा हुआ है, वर्किंग। इसको ना रॉन्ग एंट्री ना लिखा करें, इसको एंट्री बाय अकाउंटेंट लिख दें, ज्यादा अच्छा लफ्ज होता है। बहरहाल रॉन्ग एंट्री बोले जी, इन टेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट 692। ना वो अच्छी बुरी डेवलपमेंट की फेज में निकला और ना जो है वो इस चक्कर के अंदर पड़ा, बोले कि मैंने इक्विपमेंट को इस्तेमाल किया किसी और चीज में तो उसे कैपिटलाइज अलग से करूं और उसको फिर डेप्रिशिएट अलग से करूं। तो ये सवाल की जान थी लाइन जो हमने येलो में हाईलाइट की है। लेकिन अगला सवाल अपनी जगह है, वो ये है कि एक वाइल्ड थॉट जहन में आ सकती है कि अगर उसने इनटेंजिबल को कैपिटलाइज किया है तो फिर गलत प्राइस से कैपिटलाइज किया तो गलत प्राइस से मोटाइज भी किया होगा। ये एक थॉट जहन में आ सकती है और बड़ी जेन्युइन थॉट है कि माना कि तुमने इनटेंजिबल में डाल दिया सब कुछ, तो जब इनटेंजिबल को तुमने 692 पे रिकॉर्ड कर दिया, होना 300 पे चाहिए था, होना 300 पे चाहिए था। जब तुमने 692 पे रिकॉर्ड कर दिया तो शायद तुमने अगला काम ये किया हो कि अमोर्टाइज भी कर दिया हो, वो उसने नीचे क्लियर कर दिया। हाउएवर वी हैव नॉट चार्ज एनी अमोर्टाइजेशन इन 17। डेप्रिसिएशन तो चार्ज की नहीं ना, डेप्रिसिएशन इसलिए नहीं चार्ज की कि उसने तो इक्विपमेंट को भी इंटेंजिबल बना दिया।
इक्विपमेंट को भी इंटेंजिबल बना दिया। तो डेप्रिसिएशन का तो सवाल ही जहन में नहीं आया कि डेप्रिसिएट भी किया होगा। मसला सिर्फ ये आया कि उसने बनाया क्या है, इनटेंजिबल। तो मसला ये आया कि अब इसको उसने अमोर्टाइज किया या नहीं, ये बिल्कुल एक थॉट जहन में आ सकती है। सवाल वाले ने क्लियरली बता दिया उसने इसको अमोर्टाइज, बस रॉन्ग एंट्री मुकम्मल हुई। नाउ आवर चैलेंज इज नॉट रेक्टिफाइंग एंट्री, आवर चैलेंज इज ये एडजस्टमेंट्स एसेट्स को, लायबिलिटीज को और प्रॉफिट को बढ़ाएंगी या कम करेंगी। अब सवाल में 3 चैलेंजेस हुआ करेंगे। चैलेंज नंबर 1, फैक्ट्स को पकड़ना, वो येलो के अलावा वाले हैं सारे, उनकी बुनियाद पे ओरिजिनल एंट्री करना। जो हो गया है उसे पकड़ना, उसकी बुनियाद पे क्या करना, रॉन्ग एंट्री करना। और आखिरी बात यह हुआ करेगी इसको रेक्टिफाई करना। अब रेक्टिफाइंग एंट्री नहीं उसने मांगी, उसने सवाल में हमें ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी जो गलत हैं उसकी फिगर्स दे दी हैं 3, अनएडजस्टेड एसेट्स, अनएडजस्टेड लायबिलिटीज, अनएडजस्टेड प्रॉफिट्स। ये तीनों फिगर्स दी हैं और उसने सवाल पूछा है डिटरमिन द रिवाइज्ड अमाउंट्स ऑफ दीज 3 आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द इंपैक्ट ऑफ अबव एडजस्टमेंट्स। ऊपर वाली एडजस्टमेंट का इंपैक्ट डाल के इनकी रिवाइज्ड फिगर्स निकालें। चलें जी, अब सवाल का पहला सफा हमारा आ गया जहां पे हमने आंसर लिखना है। ट्यूलिप लिमिटेड, रिवाइज्ड फिगर्स, बस ऐसे कोई ये पी एंड एल बैलेंस शीट तो है नहीं, बस रिवाइज्ड फिगर्स हमने निकालनी है। अनएडजस्टेड, अनएडजस्टेड फिगर्स, एसेट्स की बोलें कितना 2700, लाइबिलिटीज की बोलें 1620 और प्रॉफिट 398। आप लोग पूरा लिखिएगा, एसेट्स, लाइबिलिटीज और प्रॉफिट्स, इनकी गलत फिगर। इसके नीचे अब आप 5-6 लाइनें छोड़ दें और आज एक स्किल सीखें, आज एक स्किल सीखें जो कि बहुत आसान सी स्किल है, कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। खर्चों को मैं टिक कर रहा हूं, खर्चा, खर्चा, खर्चा। कैलकुलेटर पकड़ के जरा तीनों को जमा करें। खर्चा, 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 111, खर्चा कितने से बुक होना चाहिए, 111.5 से। कितने से बुक हुआ, एक्सेलेंट। खर्चा बुक नहीं हुआ, उसने एसेट कैपिटलाइज किया। खर्चा बुक होना चाहिए था 111.5, हुआ बुक 0। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, वर्सेस वाली कैलकुलेशन करता हूं। फुट नोट नंबर 1, यानी कि 7-8 लाइनें छोड़ के फुट नोट नंबर 1, खर्चा, खर्चा, खर्चा कितना आ गया जवाब, 111 वर्सेस 0। होना चाहिए था बुक इतने से, हो गया बुक इतने से। IS 28 में रॉन्ग को हम लेके ऐसे जाते थे ओरिजिनल की तरफ। खर्चे को 0 पर तुमने बुक किया है,
हम चाह रहे हैं 111.5 पे ले जाओ। खर्चा खर्चा बढ़ा दो। खर्चा कितना बुक हुआ है? 0। कितना बुक कर दो? उधर भी खर्चा पड़ा हो सकता था। अगर उधर 1 रुपया खर्चा पड़ा होता तो 111.5 -1, बाकी से हम खर्चा बढ़ाते। खर्चा पड़ा कितने पे हुआ है? अकाउंटेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे 0। खर्चा बुक कितना करना है? 111.5। खर्चे को बढ़ाने से प्रॉफिट, बोले बोले, खर्चे को बढ़ाने से प्रॉफिट कम होगा। तो ये फुट नोट नंबर 1, खर्चे को बढ़ाने से प्रॉफिट कम होगा। नहीं, ये फुट नोट कर दें, फिर ये पॉइंट 1 कर दें। बाकी अगर आपने इधर लिखना है तो वो आप लिख सकते हो, खर्चे का लफ्ज, एक्सपेंस का। अब अल्हम्दुलिल्लाह, वेल आई एम कॉन्फिडेंट। इनटेंजिबल्स जरा देख लें, इधर कितने पड़े हुए हैं, उधर कितने पड़े हुए हैं। ट्राई करें इनटेंजिबल्स। कितने पढ़े होने चाहिए थे किताबों में और कितने पढ़े हुए हैं? बस ठीक है, आप लोग पहुंच गए। खुद खुला खुला करके मैं यहां नोट करता हूं इनटेंजिबल्स। अब मैं ब्लू मार्कर पकड़ता हूं और इनको साथ साथ टिक कर लेता हूं। इनटेंजिबल बढ़ना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, कम होना चाहिए था। ओवरऑल देख लेता हूं, बढ़ना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, और अमोर्टाइज होने की वजह से कम होना चाहिए था। जी बताएं। 2, ये है ओरिजिनल वर्सेस कितने पे इनटेंजिबल पड़ा हुआ है। एरो की डायरेक्शन वही, इनटेंजिबल को कम कर दें, इनटेंजिबल को कम कर दें। इनटेंजिबल एसेट है या इनटेंजिबल लायबिलिटी है? एसेट को 399.5। ट्राई करें, आप तो जरा बड़े हो गए, आप अगला कोई ढूंढें फिगर। नो डेप्रिसिएशन से पेड अमाउंट, डेप्रिसिएशन कहां से आएगा? डेप्रिसिएशन को फारिग कर चुके हैं। रेड और ब्लू वाले तो मैंने टिक कर दिए हैं। अब मैं ब्लैक में पकड़ता हूं। वेल डन, इक्विपमेंट बस बच गया। उसका देख लें आप क्या करना है और इधर पोस्टिंग कर दें, जल्दी करें। इक्विपमेंट, अच्छा सॉरी, मुझे उधर भी टिक करवा देना। वो वाला इंटेंजिबल में मैंने उठा लिया था, ये वाला इंटेंजिबल तो मैं उठा चुका हूं। इसको भी कंपैरिजन में ले लिया था ना वर्सेस वाली में। अच्छा, तो इक्विपमेंट बता दें कितने पे रिकॉर्ड होना चाहिए था, कितने से रिवर्स होना चाहिए था। पहले बताएं किताबों में आना कितने पे चाहिए? 360 माइनस वर्सेस। हमारे अकाउंटेंट ने कितने पे रिकॉर्ड किया हुआ है? इक्विपमेंट 0 पे। क्या करूं अब? उसने रिकॉर्ड किया था 0 पे, हम चाह रहे हैं किताबों में आ जाए 288 पे। तो इक्विपमेंट को क्या कर दूं, डिक्रीज या इंक्रीज? इक्विपमेंट एसेट होता है, लायबिलिटी होता है या प्रॉफिट होता है?
288 क्या रह गया? कैश। आखिरी चीज कैश रह गई है, उसे मैं सर्कल कर लेता हूं क्योंकि मेरे पास ग्रीन कलर का मार्कर नहीं है। तो कंपैरिजन करते हैं कैश का। वैसे कैश रेक्टिफाइंग एंट्री में आना नहीं चाहिए क्योंकि अकाउंटेंट भूलता नहीं। कितने से कैश रिकॉर्ड होना चाहिए था, यानी कम होना चाहिए था? 692। हमारे अकाउंटेंट ने कितने से कम कर दिया? 692 वर्सेस 692। छोड़े पर या पेपर में कुछ नहीं करना। 692 वर्सेस 692। डिक्रीज ऑन इंक्रीज इन कैश रिक्वायर्ड और ऑलरेडी डन। बस, तो ये था जी सवाल। तो अब पहला काम सवाल में क्या करना होगा? ओरिजिनल एंट्री। दूसरा काम येलो वाली अंग्रेजी ढूंढनी पड़ेगी। येलो वाली अंग्रेजी ढूंढनी पड़ेगी। ये टेस्ट में भी इस तरह का सवाल आना है, येलो वाली अंग्रेजी ढूंढनी पड़ेगी। और रॉन्ग काम रेक्टिफाइंग अल्हम्दुलिल्लाह आसान है। ये शायद इंट्रो के बच्चे को भी बिठा के थोड़ा सिखा दो कि यार ये दोनों चीजें कंपेयर करनी है, थोड़ा सा जरा कोशिश करो क्या कितने में डेबिट हुआ है और कितने में होना चाहिए था। तो ये स्किल आसान है, अगर थोड़ी सी डेवलप हो जाए आज घर जाके तो ये आसान है। हाँ जी, हाँ, कैश की एंट्री कभी भी नहीं अकाउंटेंट भूलता। आगे जी एडजस्टमेंट IS 2 की है, वो रिवाइज करने लगे हैं। इन्वेंट्रीज वाला स्टैंडर्ड IS 2। उधर रखो जरा कैमरा। चलो वापस आ जाओ। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ, चलो उधर ही रखो अभी कैमरा। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ, आप इतने से की तस्वीर खींच लें वरना वेबसाइट से नोट्स डाउनलोड कर लें। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अ क्लेम ऑफ 20 मिलियन वाज लॉन्च्ड बाय कस्टमर। ये 37 है, हमने नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन मुझे बताएं इसकी उर्दू। अ क्लेम ऑफ 20 मिलियन वाज लॉन्च्ड बाय कस्टमर, बताएं। यहाँ क्लेम ऑफ 20 मिलियन वाज लॉन्च्ड बाय कस्टमर अगेंस्ट अस, क्या मतलब होगा इस बात का? कोई हमारा कस्टमर था TL का, उसने हमारे खिलाफ केस कर दिया है। कितने पैसे मांगे हैं उसने? 20 मिलियन उसने मांगे हैं फॉर सप्लाइंग डिफेक्टिव यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट इन 2017। हमने 2017 में, पिछले साल, इसी साल उसे कोई गलत प्रोडक्ट्स बेची हैं। तो उसने कहा यार ये तो गलत आपने प्रोडक्ट्स मुझे बेची हैं, आपने मुझे टायर बेचे हैं, वो टायर तो सारे फुस हो गए हैं। अकॉर्डिंग टू आवर लॉयर उसके जीतने का चांस हाई है। भाईजान ये परसेंटेज हम अप्लाई नहीं किया करेंगे, इसका मतलब लिखा करेंगे उसके जीतने का चांस हाई है। ये तो IS 37 का कॉन्सेप्ट है, IS 37 में देखेंगे हम, इसका नाम रखेंगे प्रोबेबल। शायद जो ऑडिट पढ़े हैं उन्होंने ये लफ्ज सुने हो। तो उसके हारने का चांस नहीं है बल्कि उसके जीतने का चांस ज्यादा है। चलें छोड़े यार, मैं किन चक्करों में पड़ गया। IS 37 नहीं अभी पढ़ा हुआ। बस आप मुझे बता दें किसी बंदे को मैंने 20 मिलियन देने हैं, इसकी एंट्री बताएं। किसी बंदे को मैंने 20 मिलियन देने हैं, दे नहीं दिए, देने हैं। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। एक्सपेंस डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट, ये एंट्री है, लिख लें। एक्सपेंस डेबिट पेएबल टू कस्टमर क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट पेएबल टू कस्टमर क्रेडिट। एक्सपेंस खर्चा बुक करेंगे हम। यार उसने 20 मिलियन का केस कर दिया, लॉयर ने कहा तुम लोगों ने हार जाना है। अब खुश हो या खर्चा बुक करें? खर्चा बुक करें। आपने बाहर निकल के जज्बात में आके खंबा तोड़ दिया, लोग इशारा तोड़ते हैं, आपने खंबा तोड़ दिया। अब टीचर ने खड़े होकर तो कहा भाईजान आप मारे गए हो, पुलिस वाले ने कहा भाईजान ये खंबे के पैसे देने पड़ेंगे आपको।
अब आप ये एंट्री करेंगे ना, एक्सपेंस डेबिट पेएबल टू गवर्नमेंट क्रेडिट, तो लीव इट। नहीं समझ आया तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये किसका कॉन्सेप्ट है? एडजस्टमेंट नंबर कौन सी चल रही है आप? 2। पहले तो मैं फुट नोट दे रहा था ना, एडजस्टमेंट नंबर 2। ये भी लिख सकते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंस, जो भी अच्छा लगे। जनरल एंट्री लिखना है जरूर, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। चलो जी, अब आपका इम्तिहान है IS 2 का। कॉस्ट पे एसेट आता है, NRV पे आता है या किस पे आता है? लोअर एसेट रिकॉर्ड किया जाता है कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। तो इट इज प्योरली अ रिवीजन ऑफ IS 2। एट ईयर एंड 800 यूनिट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट वर इंक्लूडेड इन आवर इन्वेंट्री। ये वो नहीं है जो कस्टमर को बेची थी। एक तो वो है ना जो हमने ऊपर कस्टमर को बेची थी, जिसने हमारे खिलाफ केस कर दिया। अब हमने कहा यार इसका मतलब है हमने गड़बड़ चीजें बेची हैं, तो जो अपनी पड़ी हुई चीजें हैं वो तो चेक कर लें। आप जहन में लाएं, मिसाल के तौर पे आपका कोई लैपटॉप्स का कारोबार है, आपने पेल कंपनी को बहुत सारे लैपटॉप बेचे और आप हैं ट्यूलिप लिमिटेड, आपने पेल को बहुत से लैपटॉप बेचे। पेल ने आपके खिलाफ केस कर दिया कि यार इतने ज्यादा लैपटॉप आपने बेचे हैं लेकिन सारे खराब निकले हैं, हमें 20 मिलियन दो। ये बहस चला गया, ये खत्म हो गई है। जब पेल वालों का मसला हल हुआ तो हमने कहा यार वो जो लैपटॉप हमने जर्मनी से मंगवाए हुए थे वो तो पेल वालों को जो बेच दिए हैं, उसी जैसे और भी बहुत सारे पड़े हुए हैं जर्मनी वाले अभी तक। तो एट ईयर एंड 800 यूनिट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट वाज स्टिल इन आवर इन्वेंट्री एट अ कॉस्ट ऑफ 1.5 लाख पर यूनिट। लैपटॉप 1.5 लाख का होता है, चले 1.5 लाख वाले 800 लैपटॉप हमारे पास पड़े हुए हैं ईयर एंड पे। ऑल दीज हैव सेम डिफेक्ट्स। पता चला कि सब में मसला है, रैम मुड़ी हुई है, हार्ड डिस्क उड़ी हुई है, और जर्मनी वाले ने हमारे साथ वो कर दिया जो लोग देख रहे हैं। नॉर्मल सेलिंग प्राइस ऑफ ईच यूनिट इज 2 लाख। वैसे आमतौर पे मैं 2 लाख का इसको बेच देता था अगर ये सही होता तो, क्योंकि मैंने जर्मनी से 1.5 लाख का खरीदा था और पाकिस्तान वालों को 2 लाख का अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेच रहा था, आमतौर पर 2 लाख का बेच रहा था। इस 800 में से 300 लैपटॉप टीएल हैज ऑलरेडी कमिटेड टू सेल टू जमाल। कोई जमाल था, उसका कोई बिजनेस होगा, उसको इकट्ठे 300 लैपटॉप चाहिए होंगे, हो सकता है कि कॉलेज वाले हों जिन्होंने स्टूडेंट्स को मुफ्त लैपटॉप देने हों। तो टीएल हैज ऑलरेडी कमिटेड टू सेल 300 यूनिट्स टू जमाल। हमने पहले से ही वादा किया हुआ जमाल से 300 तुम्हें बेचूंगा एट अ प्राइस ऑफ 2,20,000। पागल है, मार्केट प्राइस से भी महंगे खरीद रहे। बल्क में चाहिए तो डिस्काउंट मिलना चाहिए। नहीं भाई, ये वजह होती है ना अक्सर कि जमाल को जो लैपटॉप चाहिए वो इधर उधर ढूंढ रहे, जमाल को वो मिल नहीं रहे। तो ट्यूलिप ने कहा 300 इकट्ठे मैं दे देता हूं। तो जमाल ने कहा ये तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा, लेकिन सॉरी भाई, ये 300 इकट्ठे अगर तुमने हमारे से लेने हैं तो हम महंगे करके बेचेंगे। जमाल ने कहा चलो और कहीं से मिल नहीं रहे तो बस ठीक है तुमसे खरीद देता हूँ, वट एवर द रीज़न में भी। जमाल से ये एग्री हो गया है कि जी 2,20,000 के तुम्हें लैपटॉप हम बेचेंगे। ये कमिटमेंट हो चुकी है, इससे अब आपने हटना नहीं है। टीएल हैज कमिटेड। टीएल हैज एस्टिमेटेड दैट 80,000 पर यूनिट वुड बी इनकर्ड टू रिमूव द अबव डिफेक्ट। अगर डिफेक्ट रिमूव करें तो 80,000 पे लेबर को दे दें तो अल्लाह का शुक्र है लैपटॉप में डिफेक्ट रिमूव हो जाएंगे। वो नहीं होता था एनआरवी में एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल, तो इसे मैं कहूंगा एस्टिमेटेड कॉस्ट टू रिपेयर। फर्दर ईच डिफेक्टिव यूनिट कैन बी सोल्ड एट 1,30,000 इन करंट कंडीशन। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। जमाल वाले में दो ऑप्शंस नहीं है। जमाल वाले आपने सही करा के बेचने हैं, जमाल वाले आपने सही करा के बेचने हैं। बाकी जो 500 हैं उनमें आपके पास दो ऑप्शंस हैं। ईदर टीएल, इधर उसने लिखा नहीं, ईदर टीएल वुड इनकर 80,000 टू रिमूव द डिफेक्ट एंड विल सेल एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस, और इफ वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन रिमूविंग डिफेक्ट, further we have an option that can be sold as a scrap for 1,30,000 in current condition। फिर कस्टमर जहां मर्जी से जाके लैपटॉप सही कराए, वो उसका मामला है, हमारा मामला नहीं है। अब मुझे बता दें
मेरे पास स्टॉक में कितने लैपटॉप पड़े हुए हैं? 800। 800 में से 300 किसको बेचने हैं? जमाल को, ये कमिटमेंट हो चुकी है। और 800 में से 500 अभी पड़े हैं। उनमें अगर मैं बिजनेसमैन हूं, मेरी मर्जी है, उनको सही करा के बेच दूं या उनको एज इट इज बेच दूं। एज इट इज बेचूंगा तो मैं कस्टमर को कहूंगा यार ये खराब चीज है, 1,30,000 की आपको देता हूं, मैं अच्छा मुसलमान हूं, सच्चा मुसलमान हूं, 1,30,000 की आपको देता हूं, खराब चीज है। और अगर मैं एज इट इज नहीं बेचूंगा तो मैं अपने मजदूरों को कहूंगा कि 80,000 रुपया एक लैपटॉप के तुम पकड़ो, ये लैपटॉप सही कर दो। वो लेबर 80,000 रुपया एक लैपटॉप सही करने के लेगी। उसके बाद मैं कस्टमर को कहूंगा अल्लाह का शुक्र इस लैपटॉप में बिल्कुल कोई मसला नहीं, आप घर ले जाएं, 2 लाख का हम आपको ये लैपटॉप बेच रहे हैं। तो अगर अच्छी कंडीशन में आपने बेचना है तो 2 लाख का बेच दें सही करा के, अगर सही कराए बगैर बेचना है तो फिर कितने का आप बेच दें। ये वाली 2 ऑप्शंस किस सूरत में अवेलेबल होंगी? उन लैपटॉप्स के बारे में अवेलेबल होंगी जो लैपटॉप्स हमारे पास पड़े हैं लेकिन जमाल को नहीं देने। और जमाल वाले में हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हमने कमिट कर लिया हुआ उसको बेचना, इसलिए इसको तो सही कराएंगे ही कराएंगे। पहले मुझे बता दें हमारे पास पड़े कितने हैं? 800 यूनिट्स। इसके 2 हिस्से कराएं, 500 जो मैं जिस मर्जी को बेचूं। नहीं एज इट इज नहीं, मेरी मर्जी एज इट इज बेचूं या रिपेयर करा के बेचूं, वो तो अभी बाद में देखते हैं। 500 तो मेरे पास पड़े हैं, ये मैंने जमाल को नहीं बेचने। कितने मैंने जमाल को बेचने हैं? 300 यूनिट्स। मैं ऐसा करता हूं, यहां निकालता हूं कॉस्ट, यहां निकालता हूं एनआरवी, फिर यहां निकालता हूं इनके कॉस्ट, यहां निकालता हूं इनके एनआरवी। पहले कॉस्ट निकलवा लें। कॉस्ट 500 जरब हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है ये, जितने का खरीदा हुआ है आपने। एट ईयर एंड 800 यूनिट्स वर इंक्लूडेड इन स्टॉक एट अ कॉस्ट ऑफ 1.5 लाख पर यूनिट। तो ये वाले 500 भी रुपीस 1.5 लाख के पड़े हुए हैं। रुपीस इन मिलियन में लिखवा दें, 75 मिलियन। दिस इज द कॉस्ट ऑफ 500 लैपटॉप्स। और इनकी कॉस्ट 300 जरब 300 इज नंबर ऑफ यूनिट्स एंड 1.5 लाख इज पर यूनिट कॉस्ट 40 मिलियन। दीज बोथ्स आर कॉस्ट डेटा, ये दोनों कॉस्ट के डेटा हैं। अब 1-2 मिनट सब्र कर लें, मैं फिर एनआरवी जरा निकालूं। एनआरवी एनआरवी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। अब तो वो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से कंफर्म हो गई है क्योंकि अगले बंदे ने बता दिया मैंने कितने का लेना है। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू रिपेयर, ये भी एस्टिमेटेड होती है। एस्टिमेटेड कॉस्ट टू रिपेयर। चलें जी, फिगर्स आप लोग लिखवाएं। जमाल का डेटा, जमाल वाले की एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस क्या है? जमाल को 2 लाख का बेचना है या ये आम लोगों को बेचना है? जमाल को डिफेक्टिव यूनिट्स बेचने हैं या गुड यूनिट्स बेचने हैं? कमिट हो चुके हुए हैं कि अच्छे वाले लैपटॉप उसे बेचने हैं। तो 2,20,000, उससे 2,20,000 एग्री हो गया ना, तो इसका मतलब है फिर अच्छी ही चीज बेचनी है। क्वांटिटी 300 जरब 66 माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू रिपेयर 300 जरब 80,000। 300 जरब 80,000 42। एनआरवी लॉस या फिर बैलेंस शीट में स्टॉक कितने पे जाने हैं वो मैं आपको बाद में बता देता हूं, बस फिलहाल अब इसी पे गुजारा करें। कॉस्ट निकल आई और एनआरवी निकल आई।
बेचारी एनआरवी लोअर आ रही है। इनकी वैल्यू मैं कैसे रियलाइज कर सकता हूं? दो तरह से, डिसीजन मेकिंग दो तरह से, मेरी मर्जी है, दोनों में से जो मर्जी करो। मैं दोनों ऑप्शन जरा देखता हूं। ऑप्शन 1 एज इट इज बेच दूं, एक ये ऑप्शन है। ऑप्शन 2 आफ्टर रिपेयर। अगर मैं एज इट इज बेचता हूं तो कितने यूनिट्स हैं ये? 500। टीएल सॉरी हाँ आखिरी लाइन, फर्दर ईच डिफेक्टिव यूनिट कैन बी सोल्ड फॉर 130,000 इन इट्स करंट कंडीशन। जी कितने यूनिट्स? 500 ज़रब 1,30,000, 65 NRV. Option number 1 is this. Option number 2, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। कौन सी वाली लूं? आफ्टर रिपेयर वाली, बिफोर रिपेयर वाली? आफ्टर रिपेयर वाली, बिफोर रिपेयर वाली? आफ्टर रिपेयर वाली। और इधर मैंने कौन सी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ली थी? बिफोर रिपेयर वाली। तो नॉर्मली आई विल सेल एट 2 लाख। $500 ज़रब 2 लाख लेस estimated cost of repair. What is the quantity to be repaired? At what amount? 80,000. 40. $60 लें, 65 लें एनआरवी। ये क्या है? हम तो लोअर शोर का लफ्ज पढ़ते थे इन्वेंट्रीज के स्टैंडर्ड में। ये है डिसीजन मेकिंग। अभी मैं ये नहीं आपको कह रहा कि अभी 1 मिनट तो मुझे दे दें, पहले मेरा डिस्कशन कर लेंगे फिर नोट करें। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि इस डेटे में से मुझे बताएं लोअर क्या है। मैं अभी ये पूछ रहा हूं कि मैं चीज को ऐसे ही बेच दूं या रिपेयर करा के बेचूं। तो आपने क्या ऐसे ही बेच दें तो मुझे 65 मिलियन बचेगा, और अगर रिपेयर करा के बेचें तो मुझे 60 आएगा। तो बेहतर है कि एज इट इज को टेक कर लूं और इसको अपनी कैलकुलेशन में इग्नोर कर दूं। अब मैं आपसे 2 चीजें पूछने लगा। पहली तो चीज मुझे बताएं, एनआरवी क्या है? नहीं, डायरेक्ट मुझे एनआरवी लॉस बता दें कितना है। एनआरवी लॉस, व्हाट इज माय कॉस्ट, व्हाट इज माय एनआरवी, हाउ मच लॉस शुड बी रिकॉर्डेड ऑन 500 यूनिट्स? 10. What is the cost? ये एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है, इसमें से ये माइनस करें, ये एनआरवी है। What is the cost? What is NRV? 42. ये कॉस्ट थी, ये एनआरवी थी। What is the cost? 45. What is the NRV? 42. NRV loss needs to be recorded or not? हाँ, 75 पे पड़ा हुआ है, 65 पे ले आओ तो लॉस रिकॉर्ड होगा। 45 पे पड़ा हुआ है, अगर ये 46 आता फिर तो कोई मसला नहीं था, फिर मैं कहता एनआरवी लॉस 0, और एनआरवी लॉस के कोई ऑपोजिट नहीं है गेन, गेन नहीं रिकॉर्ड करते। 45 वाली चीज को किस पे लाना है? तो यही लाइन
इसी रिदम में चलेगी। और एनआरवी लॉस कितना रिकॉर्ड होगा? +3। अब ये 10 का लॉस कितने यूनिट्स पे है? 500। जो आपने पता नहीं किसको बेचने हैं। और 3 का लॉस कितने यूनिट्स पे है? जो आपने जमाल को बेचनी है। टोटल 13। 13 13 13 13 13। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, ये यही एंट्री होती है एनआरवी लॉस की। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री, एनआरवी लॉस डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। भाई कॉस्ट एनआरवी में से लोअर लेते हैं। एनआरवी में अगर कोई 2-3 ऑप्शंस हो तो उनमें से रियलाइज वैल्यू जो करनी होती है वो हायर वाली बेहतर है। जैसे रिकवरेबल अमाउंट होती थी तो उसमें वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, उन दोनों में से हायर लेते थे। अब किताबों में चीजें किस पे पड़ी होंगी? कॉस्ट पे। मैंने किस पे लाना है? 10 का नुकसान होगा। किताबों में पड़ी होंगी 45 पे, मैंने लाना है 42 पे, 3 का नुकसान होगा। 13 की जनरल एंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। इस जनरल एंट्री को यहां पोस्ट कर दें। क्या चीज? एनआरवी लॉस नहीं, एनआरवी लॉस किसी लाइन आइटम में जाएगा ना। P&L में तो लाइन आइटम्स आ रहे होते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल, एडमिन, सेलिंग, फाइनेंस। ये वाली फिगर मांगी हुई या नहीं मांगी हुई इस सवाल में? देख, हाँ, डिटरमिन द रिवाइज अमाउंट्स ऑफ एसेट्स आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द इंपैक्ट ऑफ अबव। डिटरमिन द रिवाइज्ड अमाउंट्स आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द इंपैक्ट। इंपैक्ट इनकॉर्पोरेट कर लिया। 2575.5, 1640, 253.5। हाँ जी, और सवाल तो बड़े आने हैं। अब आने वाले जो टॉपिक्स हैं, IFRS 9 आएगा और आएगा, तो उस तरह के सवाल और बड़े इसके अंदर आएंगे जिसमें ओरिजिनल एंट्री होगी, रॉन्ग एंट्री होगी, फिर हमने रेक्टिफाइंग करनी होगी। हाँ 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 हाँ, फिलहाल यही सवाल कर लें बस। हाँ, पार्ट 2 शुरू करते हैं, उसमें लीज करनी है, ये स्टल नहीं करना। कर दें शुरू। और ये दे आए, ये कार्ड उनको दे आए, नया लेके आए, उन्हें कहें ये करें रेडी।